बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लास 9th बायोलॉजी न्यू बुक हमारे पास क्या है? न्यू बुक क्लास 9th बायोलॉजी। आज हम क्या है किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर नहीं, हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम डीएनए की फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि दरअसल में वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल पेश किया उसको पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पढ़ेंगे। देखना आप सिंपल। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डीएनए, डीएनए किस चीज से बना हुआ है, सिंपल अल्फाज में आप कहोगे डीएनए हमारे पास। सिंपल अल्फाज में अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डीएनए, डीएनए हमारे पास, और फंक्शन में बताऊंगा वो कुछ और चीज है। डीएनए सिंपल क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आसान अल्फाज में आप क्या समझोगे? डीएनए हमारे पास क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा। तो व्हाट इज डीएनए? डीएनए की कंपोजिशन क्या है? डीएनए किस चीज से बना हुआ है? तो सिंपल आप क्या कहोगे? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएंगे। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा। तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज डीएनए? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर का मतलब क्या है? देखो, पॉली का मतलब क्या है? मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। क्या है? यूनिट। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाएंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? उस तरह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए बनेगा। तो समझ आ गया डीएनए किस चीज से बना हुआ है? कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाएंगे तो डीएनए बनेगा। अब हम न्यूक्लियोटाइड को भी पढ़ते हैं कि दरअसल में न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो हमारे पास क्या है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डी न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है? डीऑक्सी का मतलब क्या है? एब्सेंस। क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइबो का मतलब क्या है? राइबोज शुगर। अगर हम राइबोज शुगर से ऑक्सीजन निकाल देंगे, देखो राइबोज शुगर हमारे पास इस पॉइंट पर, देखो इस पॉइंट पर अगर देखो OH था तो हम क्या नाम देंगे? ये RNA होगा। अगर राइबोज शुगर के इस पॉइंट पर अगर हम एक ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है इसको निकाल देंगे तो हम क्या नाम देंगे? इसको डीएनए का नाम देंगे। तो डीएनए का मतलब क्या? डीऑक्सी का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइबो का मतलब क्या है? राइबोज शुगर। जब हम राइबोज शुगर से ऑक्सीजन निकाल देंगे। न्यूक्लिक का मतलब क्या है? इसको सबसे पहले फर्स्ट सेल। क्या है? फर्स्ट सेल। जिधर भी हमें चोट लगती है उसके बाद वहां पर व्हाइट चीजें बन जाती है, यानी उसको हम कहते हैं फर्स्ट। क्या कहते हैं? फर्स्ट। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस में, फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस में डिस्कवर किया था। तो डीऑक्सी का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइबो का मतलब क्या है? राइबोज शुगर। अगर हम राइबोज शुगर से ये जो ऑक्सीजन है इसको खत्म कर देंगे तो ये क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। न्यूक्लिक का मतलब क्या है? सबसे पहले डीएनए को फर्स्ट सेल, कौन सा सेल? फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस में इसको क्या किया? डिस्कवर किया। फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस में डिस्कवर किया। एसिड क्यों नाम देते हैं? क्योंकि डीएनए का जो नेचर है वो क्या है? एसिडिक है। डीएनए का जो नेचर है वो क्या है? एसिडिक है। तो समझ आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का क्या होना? एब्सेंस होना, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी। राइबो का मतलब क्या है? राइबोज शुगर। जब हम राइबोज शुगर से ऑक्सीजन निकाल देंगे तो ये डीऑक्सी राइबो बनेगा। न्यूक्लिक का मतलब क्या है? डीएनए सबसे पहले फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस में डिस्कवर किया। एसिड क्यों नाम लेते हैं? क्योंकि डीएनए का नेचर क्या है? एसिडिक है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अभी तो समझ आ गया कि जब राइबोज से एक ऑक्सीजन कम करेंगे, और साथ में सबसे पहले इसको हम न्यूक्लिक एसिड क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इसको सबसे पहले न्यूक्लियस में डिस्कवर किया था। एसिड क्यों नाम देते हैं डीएनए के साथ? क्योंकि ये इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये हमारे पास इसमें क्या पाया जाता है? फॉस्फेट ग्रुप, जो एक एसिडिक ग्रुप है उसमें पाया जाता है। तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का नेचर है। न्यूक्लिक का मतलब न्यूक्लियस में पहले इजाद किया। एसिड का मतलब क्या है? नेचर एसिडिक है। डीऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का निकालना। राइबो का मतलब क्या है? राइबोज शुगर से। सिंपल। अब देखो डीएनए इज, देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ चेन मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड। देखो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का जब चेन मिलेगा उससे हमारे पास क्या बनेगा? डीएनए। देखो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो हमारे पास इस तरह क्या बनेगा? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए बनेगा। अब आते हैं हमारे पास
पॉलीमर। अब न्यूक्लियोटाइड खुद क्या है, देखो न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की यूनिट को हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए का यूनिट है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। इस कमरे का एक यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, ईंट। एक्सीलेंट, बहुत सारे ईंट आपस में मिल जाएंगे, क्या बनेगा, कमरा। तो इसी तरह न्यूक्लियोटाइड, जब एक न्यूक्लियोटाइड होगा हम क्या कहेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए का यूनिट है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। अब खुद न्यूक्लियोटाइड क्या है, देखो हमने समझा कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ। अब खुद न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड हमारे पास डीएनए का यूनिट है। दूसरा, न्यूक्लियोटाइड खुद किस चीज से बना हुआ है, ये तीन चीजों से बना हुआ है। कितनी चीजों से बना हुआ है, तीन चीजों से। आपने याद रखना है, पहला हमारे पास क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस। क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस। पहला क्या है हमारे पास, नाइट्रोजीनियस बेस से बना हुआ है। नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास दो तरह के बेस है, एक हमारे पास प्यूरिन है, दूसरा क्या है, पेरिमिडिन। एक प्यूरिन है, दूसरा हमारे पास क्या है, प्यूरिन का मतलब क्या है, जब डबल रिंग स्ट्रक्चर, जब हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस डबल रिंग स्ट्रक्चर होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, प्यूरिन। देखो स्ट्रक्चर में नहीं बना, मैं रफ डायग्राम आपको बता रहा हूं। देखो ये एक रिंग, ये दूसरा रिंग। अगर इस तरह क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होंगे, क्या होंगे, डबल रिंग स्ट्रक्चर होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, प्यूरिन का नाम, क्या नाम देंगे, प्यूरिन। तो प्यूरिन ऐसा नाइट्रोजीनियस बेस है जो डबल रिंग है। और प्यूरिन हमारे पास क्या है, एडिनिन और गवानिन। एडिनिन और गवानिन हमारे पास क्या है, ये प्यूरिन नाइट्रोजीनियस बेसिस है। और पेरिमिडिन हमारे पास क्या है, ऐसे नाइट्रोजीनियस बेसिस है जो इस तरह क्या है, सिंगल रिंग से बना है। जो किस चीज से बना है, सिंगल रिंग। पेरिमिडिन सिंगल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस, प्यूरिन डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस। अब देखो जो पेरिमिडिन है उसमें क्या आता है, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल, ये तीन आते हैं। अब आते हैं हमारे पास पहला कंपोनेंट, तो आपको समझ आ गया कि न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट नाइट्रोजीनियस बेस, वो नाइट्रोजीनियस बेस, सही है, क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस। दूसरा कंपोनेंट क्या है, पेंटोस शुगर। पेंटोस का मतलब क्या है, पांच कार्बन वाला शुगर। देखो 1 2 3 4, एक कार्बन यहाँ पर रिंग से इस तरफ बाहर होता है, तो 5 वाला। देखो एक पहला कंपोनेंट क्या बना, नाइट्रोजीनियस बेस। दूसरा कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का क्या बना, 5 कार्बन वाला शुगर, 5 कार्बन वाला शुगर। तीसरा कंपोनेंट क्या है न्यूक्लियोटाइड का, फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा कंपोनेंट क्या है, फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से बना हुआ है, तीन चीजों से, नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब क्या है, 5 कार्बन वाला शुगर। तीसरा हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये न्यूक्लियोटाइड इन तीन चीजों से बना हुआ है। अब हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, PO4। PO4 फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला है। फास्फोरस के साथ 4 ऑक्सीजन। अब हमारे पास क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड है ना उसके कितने टाइप है, 4 टाइप। कितने टाइप से, 4 टाइप। 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या है, मौजूद है। देखो सबसे पहला एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है, देखो एक एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। अब देखना हमारे पास, तो एक हमारे पास क्या बन जाएगा, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गवानिन न्यूक्लियोटाइड। अगर देखो नाइट्रोजीनियस बेस की जगह क्या लिखा, देखो एडेनिन लगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। अगर नाइट्रोजीनियस बेस की जगह क्या लिखा, गवानिन लगा, क्या लगा, गवानिन लगा, तो इसको हम गवानिन न्यूक्लियोटाइड का नाम देंगे। अगर नाइट्रोजीनियस बेस की जगह साइटोसिन लगा तो इसको हम साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड का नाम देंगे। अगर नाइट्रोजीनियस बेस की जगह क्या लिखा, थायामीन लगा, तो इसको हम थायामीन न्यूक्लियोटाइड का। तो 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमारे पास आ गए, थायामीन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, गवानिन न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। सिर्फ आप क्या करते जो, देखो नाइट्रोजीनियस बेस को चेंज करोगे आपके साथ नाम, नाइट्रोजीनियस बेस की बुनियाद पर आपके साथ क्या जाएंगे, नाम, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायामीन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, गवानिन न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजीनियस बेस के साथ क्या लगा रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड लगाओ, आपके साथ 4 टाइप्स क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गया। यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेस होगा, 5 कार्बन वाला शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। देखो मैंने कहा कि डीएनए में हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पर पहला कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन रिंग से बाहर होता है, 5वां कार्बन रिंग से बाहर होता है। देखो ये जो दूसरे कार्बन पर होगा, देखो दूसरे कार्बन पर अगर हमारे पास क्या है, OH की बजाय सिंपल क्या मौजूद था, H। अगर एक ऑक्सीजन एब्सेंट था तो उसको हम क्या नाम देंगे, डीएनए। अगर हमारे पास H की बजाय OH था तो इसको हम क्या नाम देंगे, RNA। क्या नाम देंगे, RNA। देखो राइबोस शुगर, देखो राइबोस, ये 5 कार्बन वाला शुगर से अगर आप ये ऑक्सीजन निकाल दोगे तो ये क्या बनेगा, डीएनए, सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया, डीऑक्सीराइबो का मतलब क्या है, राइबोस शुगर से अगर ये वाला ऑक्सीजन आप रिमूव कर दोगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन। और ये रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास किसका बनेगा, डीएनए का। किसका बनेगा, डीएनए का बनेगा। अब हमारे पास फंक्शन कौन बाद में पढ़ते हैं, वाटसन ए न्यूक्लिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब ये जो एक मॉडल है ना,
इसलिए जे वॉटसन और एफ क्रिक ने हमारे पास 1953 में इसने डीएनए का एक मॉडल पेश किया, और ये जो एक मॉडल था ना, ये इस किस्म का अच्छा मॉडल इन लोगों ने पेश किया, इसी वजह से इन लोगों को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला 1962 में। नोबेल प्राइज मिला इन लोगों को 1962 में। तो आप लोग भी कोई अच्छा काम करो, आप लोग को क्या मिलेगा, नोबेल प्राइज मिलेगा। जिस तरह इन लोगों ने बहुत सोचा, डीएनए के बारे में सोचा, तो इसने डीएनए का मॉडल निकाला, फिर उसको नोबेल प्राइज। सही। अब देखो इसके मेन पॉइंट, वाटसन और क्रिक ने जब ये मॉडल बनाया तो इसने इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी। पहला पॉइंट, मैंने आपको क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिंपल मैंने आपको बता दिया कि जो डीएनए होगा वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना। डीएनए पहला पॉइंट क्या है, डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना। देखो पॉली का मतलब क्या है, मेनी। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, सिंपल न्यूक्लियोटाइड मतलब यूनिट ऑफ डीएनए। देखो चेन का मतलब क्या है, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की चेन। तो पहला पॉइंट क्या है कि डीएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की चेन मिलकर डीएनए बनाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड्स होंगे ना, रन इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो डीएनए का हमारे पास जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड हमारे पास क्या है, ब्लैक से मैंने बनाया है, दूसरा स्ट्रैंड किससे बनाया है, ब्लू से बनाया है। ये डीएनए के क्या है, दो स्ट्रैंड इस तरह स्प्रिंग की तरह कॉइल बनाते हैं, स्प्रिंग की तरह हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो जो स्ट्रैंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक स्ट्रैंड इस तरह जा रहा है, देखो एक स्ट्रैंड इस तरह जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड किस तरह जाएगा, अपोजिट। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा देखो इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह जाते जाएंगे। सही है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते जाएंगे। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि डीएनए की स्ट्रक्चर को क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही बनेगा। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड इस तरह वो सही तौर पर बॉन्ड बनेंगे, और उसके दरमियान हमारे पास जब बॉन्ड बनेगा तो वो अच्छी तरह स्टेबल बनेगा। उसका हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर क्या होगा, मेंटेन होगा। अब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, देखो अगर ये वाला साइड 5 प्राइम है तो ये वाला साइड क्या बनेगा, 3 प्राइम। ये क्या बनेगा, 3 प्राइम। तो ये 5 प्राइम होगा तो ये क्या होगा, 3 प्राइम। अब ब्लू का अगर ये साइड 5 प्राइम है तो ये नीचे वाला क्या बनेगा, 5 प्राइम बनेगा। अगर ब्लैक का जो स्ट्रैंड है ना, ये वाला साइड 5 प्राइम है तो दूसरा वाला क्या बनेगा, 3 प्राइम। देखो दोनों 5 और 3 प्राइम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरह नहीं हो सकते कि यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर भी 5 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर भी 3 प्राइम। दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो जिस तरह देखो कपड़ों में हम जिंजिर लगाते हैं, यानी बर्थडे की जिप होती है, यानी जिप। वो जिप क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर भी इसी तरह होता है, जिप की तरह। देखो दो स्ट्रैंड होते हैं, उसको इस तरह जिप की तरह किसने बांधा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ने बांधा होता है। किसने बांधा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ने बांधा होता है। अब इसके बाद क्या, टू स्ट्रैंड आर ट्विस्टेड इनटू अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो दोनों स्ट्रैंड इस तरह ट्विस्ट हुए थे, क्या होते हैं, इस तरह ट्विस्ट हुए होते हैं। से आपने बनाना है एक किस्म का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। बैकबोन ऑफ द चेन आर मेड अप ऑफ फॉस्फेट शुगर। देखो हम कहते हैं बैकबोन, देखो ये स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड का ये जो पीछे वाला बैकबोन है, ये कौन बना रहा है, ये बैकबोन दोनों तरफ से, ये बैकबोन फॉस्फेट शुगर बनाता है। कौन बनाता है, फॉस्फेट। देखो दरम्यान में नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, और साइडों से पीछे से जो बैकबोन होगा वो क्या होगा, पी से मतलब फॉस्फेट और शुगर। ये जो बैकबोन होगा ये कौन बनाता जाएगा, फॉस्फेट और शुगर बनाते जाएंगे। कौन बनाते जाएंगे, फॉस्फेट। देखो फॉस्फेट और शुगर, ये जो बैकबोन बना रहा है ये कौन बना रहा है, फॉस्फेट शुगर बना रहा है। तो ये जो बैकबोन है पीछे से ये कौन बना रहा है, फॉस्फेट और शुगर बना रहा है। दरमियान में जो बॉन्डिंग है ये कौन कर रहा है, जो दोनों स्ट्रैंड को आपस में पकड़े रहता है ये कौन करता है, नाइट्रोजनस बेसिस। और नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, वन कंप्लीट टर्न। देखो ये जो एक टर्न यहां से लेकर यहां तक, ये टर्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी एक कंप्लीट टर्न हमारे पास किसके बराबर होगा, एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, 10। ये जो टर्न होगा ना इसमें इस तरह देखो 1 2 3 4 5 6 7 10 बेस पेयर होंगे। कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। एक बेस पेयर, दूसरा, तीसरा, इस तरह हमारे पास 7 और बेस पेयर होंगे। तो एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, उसी तरह ये जो एक कंप्लीट टर्न है इसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो कितना होगा, 3.4। क्या है, 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर कंप्लीट टर्न की लंबाई 3.4 नैनोमीटर। और कंप्लीट टर्न में इस तरह 1 2 3 कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। अब देखो डीएनए का जो डायमीटर होगा वो 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रम, दोनों क्या है, बराबर है। 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रम। डायमीटर का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास इस तरह क्या है, डायमीटर, इसको हम कहते हैं डायमीटर। तो डायमीटर कितना है, 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रम। क्या है, दोनों क्या है, एक जैसे। इसके बाद हमारे पास क्या है, जो स्ट्रैंड,
स्ट्रैंड आर लिंक टुगेदर बाय अ नाइट्रोजनस स्पीसीज। देखो ये दोनों स्ट्रैंड को किसमें आपस में लिंक किया हुआ है, ये नाइट्रोजनस स्पीसीज ने लिंक किया हुआ है, यानी एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमिन, ये सारे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है, यानी तो इसको किसने लिंक किया हुआ है, नाइट्रोजनस बेसिस ने लिंक किया हुआ है सब स्ट्रैंड को। सही है। अब देखो हमारे पास दे आर लिंक टुगेदर बाय नाइट्रोजनस बेस। अब देखो पेयरिंग आर हाईली स्पेसिफिक। देखो जो पेयरिंग होगी वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होगी। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, खास होगी। याद रखना हमेशा एडेनिन के सामने क्या आएगा, थायमीन। एडेनिन के सामने क्या आएगा, थायमीन। हमेशा एडेनिन के सामने थायमीन आएगा और साइटोसिन के सामने क्या आएगा, गवानीन। इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि एडेनिन के सामने गवानीन आ जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। या इस तरह नहीं हो सकता कि साइटोसिन के सामने कभी क्या आ जाए, थायमीन आ जाए, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। मतलब खास का मतलब क्या है, हमेशा एडेनिन के सामने क्या आएगा, थायमीन। यहाँ पर देखो एडेनिन के सामने क्या आ रहा है, थायमीन। साइटोसिन के सामने क्या आएगा, गवानीन। अब देखो एडेनिन और थायमीन, एडेनिन और थायमीन के दरमियान मैंने दो लकीर लेके आया। दो लकीर का मतलब क्या है, एडेनिन और थायमीन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, दो। उसी तरह साइटोसिन और गवानीन के नीचे मैंने यहाँ पर इसके दरमियान तीन लकीर लिखी है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन और गवानीन के दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थायमीन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको समझ आएगा। देखो डीएनए और हाइड्रोजन बॉन्ड को देखो सिंपल, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इस तरह डॉट से जाहिर करते हैं। देखो डॉटेड लाइंस, इस तरह देखो डॉटेड लाइंस हम इस तरह क्या करते हैं, इसको जाहिर करते हैं। देखो एडेनिन और थायमीन के दरमियान डॉटेड कितनी लाइन है, एक और दो, मतलब इसके दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। गवानीन और साइटोसिन के दरमियान कितनी लाइन है, एक दो तीन। कितनी डॉटेड लाइन है, तीन। तो इसका मतलब क्या है, गवानीन और साइटोसिन के दरमियान कितनी बॉन्ड होंगे, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। उसी तरह एडेनिन और थायमीन दो हाइड्रोजन बॉन्ड, गवानीन और साइटोसिन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और गवानीन दो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इस तरह डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं। इसके ये तो आपको समझ आ गया कि एडेनिन के सामने थायमीन आएगा, गवानीन के सामने साइटोसिन आएगा, या साइटोसिन के सामने गवानीन, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर देखो एडेनिन के सामने अगर गवानीन आ जाए या साइटोसिन की जगह थायमीन, इसका मतलब क्या है, बेस पेयर में चेंज आ गई। जब बेस पेयर में चेंज आ गई इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। तो डीएनए में क्या होगा, खराबी होगा। डीएनए में क्या आ जाएगा, खराबी। इसके बाद क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन। हमेशा याद रखना जितना एडेनिन होगा उतना हमारे पास डीएनए में क्या होगा, थायमीन। एडेनिन और थायमीन का अमाउंट हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो अगर 50% हमारे पास एडेनिन है तो थायमीन भी कितना होगा, 50%। उसी तरह अमाउंट ऑफ साइटोसिन किसके बराबर होगा, गवानीन के बराबर होगा। जितना साइटोसिन होगा उतना गवानीन होगा। अगर साइटोसिन लेट सपोज में मिसाल के तौर पर 20% है, तो अगर कोई आपसे पूछे गवानीन बताओ वो कितना परसेंट होगा, वो भी क्या रहेगा, 20%। इसको हम कहते हैं चारगफ रूल। क्या कहते हैं, चारगफ रूल कहते हैं कि जितना मिकदार एडेनिन का होगा उतना थायमीन, उसी तरह जितना मिकदार साइटोसिन का होगा उतना गवानीन। इस तरह हम नहीं कहते कि एडेनिन और थायमीन का मिकदार बराबर है साइटोसिन और गवानीन, इस तरह नहीं। एडेनिन का मिकदार थायमीन के बराबर होगा, साइटोसिन का मिकदार गवानीन के बराबर होगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होगा। वो फंक्शन रह गए। अब हमारे पास क्या, फंक्शन ऑफ डीएनए। गुड, फंक्शन ऑफ डीएनए हमारे पास क्या है, देखो वीडियो चल रही। अब देखो फंक्शन ऑफ डीएनए, ये हमारे पास क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है। ये हमारे पास क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है, ये बता सकते हैं हमें, आप लोग सोचो, मैं चाहता हूँ गला खुश हो। हेरिडिटी का मतलब क्या है, वरासती मादा। ये हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं, वरासती मादा। वरासती मादा का मतलब क्या है, देखो हम क्या है, अपने पेरेंट्स के क्या है, बच्चे हैं। हम क्या है, अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। देखो हम में किस लोगों, मतलब हम में किसकी खसूसियात मौजूद है, मुझ में किसकी खसूसियात मौजूद है, अपने पेरेंट्स की खसूसियात मौजूद है, अपने माँ बाप की खसूसियात मुझ में मौजूद है। तो देखो बच्चों, देखो पेरेंट्स से बच्चों में क्या है, पेरेंट्स से बच्चों में, किसमें, पेरेंट्स से बच्चों में। बच्चों को हम क्या नाम देते हैं, ऑफ स्प्रिंग। क्या नाम देते हैं, ऑफ स्प्रिंग। बायोलॉजी में क्या नाम देते हैं बच्चों को, ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट्स से बच्चों में खसूसियात को ट्रांसफर करना, खसूसियात को क्या है, बच्चों में मुंतकिल करना किसका काम है, डीएनए का काम है। तो व्हाट इज डीएनए, हेरिडिटी मटेरियल का मतलब क्या है, वरासती मादा है। देखो जो पेरेंट्स से बच्चों में खासियत को ट्रांसफर करना किसका काम है, डीएनए। मतलब देखो जो बच्चे की खासियत होती है वो या तो क्या है, देखो आंखों का कलर। अगर एक बच्चा है ना, उसका कलर किसके साथ मैच कर रहा है, अपनी अम्मी की आंखों के कलर के साथ या अपने अबू की आंखों के कलर के साथ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये खासियत किसने ट्रांसफर की, पेरेंट्स से बच्चों में, डीएनए ने ट्रांसफर की। अब देखो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, तो ये जो खसूसियात है, देखो
पेरेंट्स से बच्चों में खसूसियात को ट्रांसफर करना किसका काम है? डीएनए का काम है। डीएनए के अंदर एक छोटा सेगमेंट होता है, छोटा सा क्या है? शॉर्ट सेगमेंट होता है। क्या होता है? शॉर्ट सेगमेंट। उस शॉर्ट सेगमेंट को हम क्या नाम देते हैं? जीन। क्या नाम देते हैं? जीन। तो ये डीएनए के अंदर छोटे से छोटे सेगमेंट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं जीन। इस जीन का मेनली काम होता है पेरेंट्स से, वालिदैन से बच्चों में खसूसियात को क्या करना? ट्रांसफर करना। खसूसियात क्या करना? ट्रांसफर करना। और साथ में इसका क्या? कंट्रोल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। उसी तरह फंक्शनिंग का हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है।